हाय एवरीवन, चलो करते हैं स्टार्ट। जो वीडियो हमने पेपर सॉल्व करवा रहे थे उसके लिए एमसीक्यू की तो वीडियो डाल दी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स क्वेश्चन 8 आने हैं, 2 × 8 यानी कि 16 नंबर के आने हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन, वो करेंगे। और साथ में उसके बाद में 3 × 8 24 वो करेंगे, ये आने हैं। तो करिए, चलिए करते हैं स्टार्ट। Two coherent sources whose intensity ratio is 25:1। दो कोई कोहेरेंट सोर्स थे जिनका इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है I1/I2 25/1। Produce interference fringes। Calculate ratio of intensity of maxima and minima in the fringe system। हमें निकालना क्या अभी, I maximum और I minimum का क्या निकालना है, रेशियो। हमें पता है आई मैक्सिमम क्या होता है अभी, a प्लस बी, इसका क्या कर दें होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी, इसका होल स्क्वायर। सपोज करो कि देखो कोई भी दो वेव थी और किसके अंदर है अभी, वो सेम फेज के अंदर है, एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी, सुपर इम्पोज होंगी, तो क्या बनाएंगे, एक नई वेव बनाएंगी। इसका एम्पलीट्यूड a था, इसका एम्पलीट्यूड क्या था, b था। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के। तो इसका और इसका क्या करेंगे भाई, एक नई वेव बनी, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा भाई, a प्लस बी, और उसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट आ रही है। अगर भी हमने क्या किया भाई, ये एक वेव थी और ये कोई दूसरी वेव थी, उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना था, 180 का। तो इसका बोलते हैं एम्पलीट्यूड a और इसका कितना b। तो एक नेक्स्ट वेव आएगी जिसका एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, सपोज करो कि b है, a एम्पलीट्यूड बड़ा था तो a की वेव a से बन जाएगी a माइनस बी, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, इंटेंसिटी आ जाएगी। तो एक फॉर्मूला होता है भी W1/W2 इज इक्वल टू किसके बराबर, I1/I2 इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर के बराबर। ये क्या है, विड्थ का रेशियो, स्लिट की विड्थ का रेशियो। ये क्या अभी इंटेंसिटी का रेशियो, और ये क्या एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का रेशियो। तो अब हमें निकालना है क्या अभी, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो निकालना है। तो स्टार्ट करेंगे, देखो भाई I1/I2 है वो किसके बराबर भाई, a/b, और इसका होल स्क्वायर कर लूं, बोथ साइड अंडर रूट कर दूं, इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया। a/b है वो किसके बराबर आ गया भाई, अंडर रूट ऑफ I1/I2। I1/I2 की वैल्यू है हमारे पास कितनी भी, अंडर रूट 25 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 5/1। a/b है वो किसके बराबर आ गया, 5/1 के बराबर आ गया। a है वो किसके बराबर आ गया, 5b के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, 5b। यानी कि अब हम क्या करें भाई, आई मैक्सिमम क्या है भाई, आई मैक्सिमम ए की जगह क्या पुट कर दो 5b, यानी कि 5b प्लस का b और इसका होल स्क्वायर। आई मिनिमम क्या है भाई, ए की जगह 5b माइनस का b और इसका क्या कर दिया होल स्क्वायर। कितना आ गया ये 6b स्क्वायर, यानी कि 36b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कितना आ गया भाई 16 बी स्क्वायर। कैंसिल आउट कर देंगे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर को, और इसको भी हम कैंसिल आउट कर देंगे किससे, 4 से। तो कितना आ जाएगा भाई 9/4, यानी कि इंटेंसिटी का रेशियो आ गया 9:4। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये था 2 नंबर में, एक न्यूमेरिकल दे रखा है 6ठी यूनिट से, और इसके ऊपर पूछा जाएगा डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसका कोफिशिएंट क्या होता है, पहले उसके बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि भाई जो भी कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट है वो प्रोड्यूस करता है किसको, फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स को। फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोई कांस्टेंट यूज करेंगे L। ये L ही तो क्या होता है अभी, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है, एक तो यहां से लिख सकते हैं, दूसरा भी ओ जो फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग E इक्वल टू माइनस d∅/dt, फाई की वैल्यू पुट कर दो भाई, E इक्वल टू माइनस का d Li डिवाइडेड बाई dt हो गया, L बाहर आ गया तो क्या आ गया भाई L di/dt। हमें तो L की वैल्यू चाहिए, L इक्वल टू क्या होगा भाई माइनस का E डिवाइडेड बाई di/dt।
अब इसकी यहां से डेफिनेशन लिख देंगे, इट इज द रेशियो ऑफ ईएमएफ टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये क्या आ जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस। इसकी एसआई यूनिट होती है भाई हेनरी। क्या होती है इसकी एसआई यूनिट, हेनरी, जिसको एच से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट अभी स्टेट द फैक्ट, इसी में पूछ रखा है, स्टेट द फैक्टर ऑन विच द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड करेगा भाई शेप और साइज ऑफ द कॉइल, और दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। अगर हम यहाँ पर एक टर्न के लिए बोल रहे थे, यहाँ पर एन भी तो यूज करते हैं, उसके लिए हो जाएगा। कोई दो फैक्टर बताने थे हमने, कोई दो फैक्टर बता दिए। दूसरा अभी अगर हम ये भी बोलना चाहें कि जो रेडियस होगा, जैसे कि हमने एक कॉइल बनाई थी, ये इसकी रेडियस के ऊपर भी डिपेंड करेगा, किसकी वैल्यू, एल की वैल्यू। ड्रा द स्केच ऑफ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर इन द फॉलोइंग केस। देखो तो भाई, रेजिस्टिविटी रो से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये किसके लिए होता है, फॉर कंडक्टर, जो जितने भी सारे कंडक्टर हैं वो इसको फॉलो करते हैं। और रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ये होता है किसके लिए, फॉर सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर के लिए ऐसा होगा। फिर हम बात करेंगे इंसुलेटर के लिए भी ऐसा ही होता है। और फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, अलॉय के लिए, कि अलॉय के लिए क्या होगा। और साथ में हम अलॉय के लिए भी ड्रा करेंगे इसकी रेजिस्टिविटी का। तो देखो, इसने पहले पार्ट में पूछा कि कॉपर, कॉपर के लिए ड्रॉ करना है। कॉपर क्या है अभी, कंडक्टर है, तो कंडक्टर के लिए ड्रॉ करेंगे। इस साइड ले लिया भाई हमने रेजिस्टिविटी, और इस साइड ले लिया टेम्परेचर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, लेकिन हर एक जो कंडक्टर है वो इसको फॉलो नहीं करता। तो हम बोलेंगे कि जो ऐसा हमने ओम्स लॉ में देखा था कि कुछ ओमिक कंडक्टर होंगे, कुछ नॉन ओमिक कंडक्टर होंगे, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी का ग्राफ आएगा वो थोड़ा सा कर्व आएगा, थोड़ा सा कर्व, ज्यादा नहीं। तो ये रेजिस्टिविटी का ग्राफ होगा। सेकंड अभी सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए हमने बोला भी सेकंड देखा इसने सिलिकॉन, सिलिकॉन का भी एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये रेजिस्टिविटी, ये क्या, टेम्परेचर। तो इसका क्या आ जाएगा, ऐसे वेरिएशन आ जाएगा। फिर थर्ड अगर भाई बोल दे अलॉय के लिए भी, तो अलॉय के लिए भी क्या ग्राफ ड्रॉ करेंगे भाई हम, इस साइड तो क्या भाई रेजिस्टिविटी, और इस साइड क्या भाई टेम्परेचर। अब रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा हाई होगी, जीरो टेम्परेचर पर भी उनकी रेजिस्टिविटी मिलेगी, इसलिए हम स्ट्रेट लाइन तो बनाएंगे लेकिन कुछ रेजिस्टिविटी की वैल्यू के ऊपर। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तो हमने देखा भाई जब भी कोई भी दो चार्ज पार्टिकल सेपरेट कर रखे हो कुछ डिस्टेंस से, और वो चार्ज पार्टिकल कैसे होने चाहिए, when two charge particle of same magnitude but different polarity are separated by some distance is known as electric dipole। ये तो इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन है। डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, आइदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेटिंग डिस्टेंस, ये डायपोल मोमेंट होता है। तो इसने पूछा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन लिख दी। उसके बाद में राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या किया अभी, ऐसा एक थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उसके अंदर हम क्या प्लेस कर देते हैं, किसी भी डायपोल को प्लेस कर देते हैं कुछ एंगल के साथ में। तो अब ये बोल रहा है कि उसके ऊपर कितना टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, तो उसका फॉर्मूला लिखना है। उसका फॉर्मूला आएगा टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। अगर क्रॉस प्रोडक्ट को उठाएंगे तो क्या आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट भाई, इन विच पोजिशन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल बिकेम मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो देखो भाई, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है U इज इक्वल टू माइनस का MB कोस थीटा, ये तो किसके लिए, मैग्नेटिक के लिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है U इज इक्वल टू माइनस का PE कोस थीटा। तो इसने बोला कि मिनिमम वैल्यू कब होगी इसकी एनर्जी की और मैक्सिमम वैल्यू कब होगी।
तो इस थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा भाई। सपोज करो हमने थीटा की वैल्यू कितनी ले ली, 0 डिग्री। कितनी ले ली, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री ले लेंगे तो इस u की वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम आ जाएगी, क्योंकि क्या आएगा, माइनस का। तो u इज इक्वल टू माइनस का mb cos 0। cos 0 कितना होगा, 1, यानी कि u इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का mb। ये क्या है अभी, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। फिर भाई अगर मैक्सिमम पूछे तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ना कि 90 डिग्री। 90 डिग्री पे तो ये क्या आ जाएगा, 0। कितना, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो u इज इक्वल टू माइनस का mb cos 180। cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो इसको क्या कर देगी, प्लस का। तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mb। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई जो अपने गेट है, लॉजिक गेट, उनके ऊपर देखो। तो देखो लॉजिक गेट बना रहे हैं, उसकी ट्रुथ टेबल लिखनी है। क्या लिखनी है, ट्रुथ टेबल। कौन सा गेट बन गया, ये बन गया नैंड गेट। इसकी इनपुट है ए। एक दूसरा नैंड गेट दे रखा है। नैंड होता क्या अभी, एंड प्लस का नोट, वो होता है नैंड। इन दोनों की कंबाइन करके एक और आगे क्या बना रखा है, नैंड गेट। यह आ गई इसकी आउटपुट y। अभी इसका ट्रुथ टेबल लिखना है, तो क्या करेंगे भाई, स्टार्ट करो। देखो ये कौन सी गेट है, तीनों की तीनों नैंड गेट है। नैंड गेट, नैंड होता क्या अभी, नोट प्लस का एंड। एंड का मतलब होता है अभी किसी भी दो इनपुट आएंगे उनकी डॉट कर देना। ये डॉट करेगा और ये क्या लगा देगा उसके ऊपर, बार, नोट। तो देखो ए इनपुट यहां पर आई, ए यहां पर आई भी, इसको क्या कर दिया भाई, ए डॉट ए और उसका क्या लगा दिया, बार। यहां पर बी डॉट बी और उसका क्या लगा दिया भाई, बार। नैंड गेट ने ये जो नैंड गेट थे इन्होंने क्या दे दी भाई, अपनी आउटपुट दे दी। अब वो इसके इनपुट में लगी हुई है। पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। जब हम ए की डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए के साथ में, तो क्या आएगा, वो ए ही आएगा। बार लगा हुआ है, बार लगा दिया भाई इसके ऊपर, यानी कि इसकी इनपुट क्या होगी भाई, ए बार और बी बार। अब भाई फिर से नैंड गेट है, इसका काम क्या होगा भाई कि ए बार और बी बार की क्या करे, डॉट करे और उसके ऊपर क्या लगा दे, बार। फिर डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, ये सिंबल तो डॉट हो तो पॉजिटिव में और ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, या फिर प्लस का हो तो किसमें, डॉट में, और ये टूट जाएगा। क्या होगा भाई, ए डबल बार, बार कैंसिल आउट होगा, डॉट है वो किसमें होगी, पॉजिटिव में, और बी डबल बार। किसी भी चीज का दो बार बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, और ए प्लस बी ये वुलन एक्सप्रेशन किसकी होती है, और गेट की। यानी कि सारा का सारा कैसे बिहेव कर रहा है, एज एन और गेट। अब और गेट की हमें ट्रुथ टेबल लिखनी आती है, ये ए और ये बी, और ये क्या लिख दिया भाई, उसकी इनपुट आउटपुट वाई। पॉसिबिलिटी लगाओ 0 0 दोनों में, या फिर 1 0, या फिर 0 1, या फिर 1 1, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है तो a प्लस बी 0। अब हमने ये 0 1 ही क्यों लिया, क्योंकि हम लॉजिक गेट के अंदर कौन से नंबर सिस्टम को देखते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम को देखते हैं। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, और 1 प्लस 1 1, और 1 प्लस 1 1, बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, obtained Bohr quantized condition for angular momentum of electron orbiting in nth orbit of the hydrogen on the basis of wave picture of electron using de Broglie hypothesis। तो इसका क्या होगा भाई, देखो हमें क्या करना है अभी, एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है किसका, बोर का। और कौन सा भी, जो बोर का सेकंड पोस्टुलेट है वी एम वी आर, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर हो, एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई के बराबर हो। किसके लिए करना अभी, कोई एक हाइड्रोजन का एटम है जो उसके nth ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा है अभी, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमने स्टार्ट किया अभी, और यूज किसका करना है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है अभी,
लैम्बडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी, या फिर मैं बोल दूं लैम्बडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम वी, ऐसा होगा। तो हम देखिए स्टार्ट करते हैं। इसका यूज करना है। अब हम सबसे पहले ये स्टार्ट कर रहे हैं भाई, कोई भी ये एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो कौन से nth ऑर्बिट के अंदर कर रहा है, किसके अंदर, nth ऑर्बिट के अंदर। तो हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे। सपोज करो कि इससे और इसका डिस्टेंस अभी कुछ भी था, फिर हम इसकी कोई भी अगर भाई सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसकी क्या होगी, वेवलेंथ होगी। अब वेवलेंथ यानी कि वो ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे वेव की फॉर्म में चल रहा होगा, तो उसका हमने डिस्टेंस निकाला, कितना होगा, इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर। इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी भी, 2 पाई आर इज इक्वल टू किसके बराबर है, एन लैम्डा के बराबर। किसके बराबर है, 2 पाई आर एन लैम्डा के बराबर। हमें चाहिए क्या भाई, इसका यूज करके हमें ये निकालना है। हम यहां से एम वी की वैल्यू निकाल लें। किसकी वैल्यू निकाल लें, एम वी की वैल्यू, इस डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से। तो एम वी की वैल्यू क्या आ जाएगी भी, एम वी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई लैम्डा। क्या आ जाएगी, एच डिवाइडेड बाई लैम्डा। फिर हमने पता है भी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एल इज इक्वल टू एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम होता भी, और एंगुलर मोमेंटम है इज इक्वल टू एम वी की जगह मैं क्या पुट कर दूं, एच आर डिवाइडेड बाई लैम्डा। और इस इक्वेशन से किसकी लैम्डा की वैल्यू निकाल लूं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई एन, कितना होगा, एच आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर डिवाइडेड बाई एन। अब क्या हुआ अभी, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, ऊपर चला गया, ये क्या ऊपर चला गया, एन, एन लैम्डा डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 2 पाई। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, ये तो इसके बराबर होगा भाई, यानी कि एल इज इक्वल टू एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये क्या आ गया, बोर का सेकंड पोस्टुलेट आ गया। ये 2 नंबर में पूछ रखा है। नेक्स्ट भाई, लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड। तो किसी भी पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, हमने ये क्या लिया अभी, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया। अब ये नॉर्मल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो डी है। अभी इसकी कैपेसिटेंस निकाल देंगे तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी आता है। अभी किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी इसकी कैपेसिटेंस, और Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, C इज इक्वल टू क्या भाई, Q बाई V। नहीं तो इसकी कैपेसिटेंस Q पे डिपेंड करेगी, नहीं V के ऊपर डिपेंड करेगी। तो डिपेंड किसके ऊपर करेगी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, जो प्लेट्स है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है। दूसरा शेप एंड साइज ऑफ द कैपेसिटर, इसका शेप और साइज। जैसे हम अपने घरों में यूज करते हैं वो कौन सा, एक हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर यूज करते हैं, ना कि हम एक स्फेरिकल कैपेसिटर का यूज करते हैं। दूसरा भाई जो ये प्लेट्स हैं इनके साइज के ऊपर भी डिपेंड करेगा, प्लेट्स का साइज, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड शेप ऑफ द कैपेसिटर, इसके शेप के ऊपर। ये 3 फैक्टर थे, इनके बीच में डिस्टेंस और इसकी प्लेट की भी कितनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, यानी कि उनके ऊपर डिपेंड करेगा और उसके शेप के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बारे में भी लिख देंगे। ये थे हमारे 2 मार्क्स क्वेश्चन, ये हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 3 मार्क्स क्वेश्चन के साथ में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद 18 एरा।